एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे अभी तक का फील यही है कि ये शुरुआती सबसे पहली क्रांति थी, रेवोल्यूशन था। और ये आपको हर एक क्लास में पढ़ना है, यहाँ तक कि आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। कॉलेज तक में ये जो टॉपिक है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बड़ी ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर क्लास 9th के सोशल साइंस में जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो जो पॉइंट पढ़ना है उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो हमें इसमें फ्रांसीसी क्रांति, जो कि ऑलरेडी चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसे तो पढ़ना ही है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, प्रथम स्टेट क्या था, द्वितीय स्टेट क्या था, तृतीय स्टेट क्या है, लुई 16वां कौन था, टाइड क्या है, टाइल क्या है, टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या होता है, छड़ों का गट्ठर का मतलब क्या है, गुलोटीन का मतलब क्या है, आतंक के राज से आप क्या समझते हैं, क्रांति और रोजाना की जिंदगी से आपका क्या तात्पर्य है, नेपोलियन कौन था अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, मध्य वर्ग, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, राजदंड, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्थिक कारण क्या थे, निर्वाह संकट क्या था, वीवीआई पॉइंट है निर्वाह संकट, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र क्या था, नेशनल असेंबली वीवीआई रहेगा, नेशनल असेंबली बना कैसे, इसका उद्देश्य क्या था, नए संविधान के अनुसार इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और एग्जाम के अलावा ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, हमेशा किसी न किसी तौर तरीके से ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्लासों में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कहता है फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि ऑलरेडी चैप्टर में हमने देखा है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 से हुआ था। एक नंबर का प्रश्न आपको पहले लाइन में ही तैयार हो जाता है। फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग टाइम कब है, 14 जुलाई 1789। कहां से हुआ था, तो बास्तील के किले से हुआ था। बास्तील एक जेल का नाम था। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है इसे कि बास्तील का किला क्या था, बास्तील के किले से क्या समझते। तो बास्तील का किला जो है ना, एक जेल टाइप का था, जो उस समय के फ्रांस के शासक जो थे, जो फ्रांस के राजा थे, उनके क्रूरता का प्रतीक था। मतलब उनके क्रूरता का प्रतीक कहने का मतलब है कि वो उसमें लोगों को रख के कड़ी से कड़ी सजा देते थे। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई इन घटनाओं ने उच्च वर्गों को झकझोर कर रख दिया। मध्यम वर्ग मतलब, ऐसे भी आपको पता है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो क्यों हुई थी, तो क्योंकि वहां की जो जनता थी ना, उसे मुख्य रूप से 3 तरीकों से बांट दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस कारण से ही यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी, उन लोगों ने तंग आकर ऐसा हड़कंप मचाया कि ऊंचे से ऊंचा वर्ग जो था ना वो भी थर्रा उठा। आम लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजशाही मतलब कौन, फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उसके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। वहां के लोगों ने, आम लोगों ने, आम जनता ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता के विचारों को सामने रखा। जब यह क्रांति हुई तो लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि फ्रांस के जो लोग हैं ना वो स्वतंत्र हो, मतलब उनपे किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, बंधुत्व हो, बंधुत्व मतलब उनके अंदर भाईचारा हो,
समानता हो, मतलब फ्रांस के अंदर रहने वाले सभी लोग एक समान होने चाहिए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। वास्तिल के किले से सभी नागरिक नफरत करते थे। मैंने जो अभी आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 में वास्तिल के किले से, तो वहां के जो नागरिक थे ना, जो फ्रांस के रहने वाले आम जनता था, वो वास्तिल के किला से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। वहां का जो राजा था, मैं राजा का नाम बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, लुई 16वां वहां के राजा का नाम था। उसके निरंकुश शासन का प्रतीक था। मतलब वो लोगों को जबरदस्ती वास्तिल के किले में, जैसे हमारे यहाँ आपने सुना होगा काला पानी की सजा होती है। काला पानी का सजा क्या होता था कि लोगों को दूर दराज अंधेरी कोठरी में बंद कर देना, धूप नहीं देना। मतलब धूप कहने का मतलब उनके पास सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा क्रूरता किया जाता था कि लोगों को उठाकर आइलैंड पे रखा रखा मतलब रख देते थे, कि समुंदर के बीच में कोई टापू है, वहां पे जाके छोड़ दिया। अब भैया वो जिएगा कैसे, खाएगा क्या, रहेगा कैसे, ऐसे ही मर जाएगा वो। इस तरह की सजा दी जाती थी। तो हम लोग भी तो इस तरह के सजा से नफरत करते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस के वास्तिल किले का भी हाल था। वहां के जो आम जनता था ना, वो उससे बहुत नफरत करता था, क्योंकि वह राजा के निरंकुश शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। फ्रांस में जो क्रांति हुई है उसके सामाजिक कारण क्या थे? कौन कौन से सामाजिक कारण थे जिसके लिए फ्रेंच के अंदर रेवोल्यूशन हो गया, इतनी बड़ी क्रांति हो गई? तो देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 वर्गों में विभाजित था। 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच के समाज थे, जो फ्रांस का समाज था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला कौन था? प्रथम स्टेट था, जिसमें पादरी वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। चर्च समझते हैं क्या होता है? चर्च जिसमें क्रिश्चियन लोग जाके गॉड को पूजा वगैरह करते हैं, कैंडल वगैरह जलाते हैं, उसे हम चर्च कहते हैं। तो चर्च के जो पुजारी थे ना, जैसे हमारे यहाँ पूजा पूजा करने वाले को हम पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वैसे ही इनके यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं उनको हम पादरी कहते हैं। तो पहले प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी आता था। द्वितीय स्टेट की अगर बात कर ले तो कुलीन वर्ग था, जिसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग आते थे, और खुद राजा भी इसी वर्ग में आता था। खुद राजा भी, लुई 16वां भी कुलीन वर्ग के अंतर्गत ही आता था। वहीं पे हम तीसरे स्टेट की अगर बात कर लें तो इसमें बड़े व्यापारी आते थे, अदालत के लोग आते थे। अदालत का मतलब कहने का हो गया कि वकील वगैरह, जज वगैरह, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि सभी को किस में डाल दिया? थर्ड स्टेट में डाल दिया। थर्ड स्टेट में जनसंख्या जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी। थर्ड स्टेट के लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तृतीय स्टेट, द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट, समझ में आ गया आप सभी को? प्रथम स्टेट में पादरी लोग, द्वितीय स्टेट में फ्रांस समाज के कुलीन वर्ग, राजा के रिश्तेदार सब और खुद राजा भी, और तीसरे में जितना भी व्यापारी था, जितना भी वकील था, जितना भी किसान था, टीचर था, शिक्षक था, बढ़ई था, ये सभी को तीसरे पार्ट में रख दिया गया, अर्थात तीसरे स्टेट में रख दिया गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है टाइद क्या है। याद रखिएगा टाइद क्या, टाइद और टाइल में अंतर है। तो सबसे पहले हम टाइद को समझते हैं। तृतीय स्टेट से जो तीसरे स्टेट, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना कि फ्रांस में जो ये 3 स्टेट में लोगों को बांट दिया गया था, तो ये जो तृतीय स्टेट है, इन तृतीय स्टेट से कौन पैसे वसूलता था, टैक्स वसूलता था? तो चर्च। चर्च मतलब पादरी। पादरी जो थे वो तृतीय स्टेट से टैक्स वसूला करते थे, और इनके द्वारा जो कर, हिंदी में इसको कर कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको टैक्स कहते हैं। तो पादरी वर्ग के द्वारा, अर्थात प्रथम स्टेट के द्वारा जो कर वसूला जाता था तीसरे स्टेट से, उसे हम टाइद कहते हैं। वहीं पे अगर हम टाइल की बात करें तो तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। मतलब यहाँ पे 3 स्टेट में पूरा फ्रांस का समाज बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो जो द्वितीय स्टेट था, जो कुलीन वर्ग था, ये भी इन तीसरे स्टेट से टैक्स वसूलता था, जिसे हम टाइल कहते हैं। प्रथम 2 स्टेट कौन? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। तीसरे वर्ग के लोगों से टैक्स वसूलते थे, क्योंकि इनको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था, अधिक शक्ति प्राप्त था। राज्य को दिए जाने वाले टैक्स में
छूट राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ग्रहण और वसूल किया जाता है। याद रखिएगा कि राज्य को जितने भी टैक्स जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट मतलब ये तीसरे स्टेट के जो लोग थे इन्हीं से वसूल किया जाता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है मतदान। मतदान से क्या समझते हैं, इसी को हम इंग्लिश में वोटिंग भी कहते हैं, वोट देना कहते हैं। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहां पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहां पे वोट देने का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को था। इसका मतलब क्या है, जो पुरुष थे, जो मर्द था ना, जो मैन था उसी को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। वुमेन को अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। और मैन में भी, पुरुष में भी जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, 25 ईयर से एबव है, ज्यादा है, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुका सकते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। 3 दिन की जो मजदूरी होती है वो चुकाने के जिनकी हैसियत होती थी वही कहीं ना कहीं वोट देने के अधिकारी के रूप में देखे जाते थे। महिलाओं को नहीं था, 24 साल से नीचे के लोगों का नहीं था, और जो बहुत गरीब थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो था किनको, तो वहां के पुरुषों को था, 25 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को था, और जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स चुका सकते थे उनको ये सारे अधिकार मिले हुए थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। किन कारणों से फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो सबसे पहला तो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कौन कौन सी बातें आती है उसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले कारण में आपको सामाजिक कारण पढ़ना है। सामाजिक कारण में आता है कि समाज का वर्गों में बटा होना। अभी मैंने आपको बताया है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, इन तीनों अलग अलग वर्गों में फ्रांस के सभी नागरिकों को बांट दिया गया था। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, दूसरे वर्ग में कुलीन आते थे, तीसरे वर्ग में व्यवसायी, वकील, किसान, भूमिहीन जमींदार, ये सारे लोगों को तृतीय वर्ग में डाल दिया। ये भी एक सामाजिक कारण था जिसके कारण फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। इसके अलावा सामाजिक विभेद, समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार नहीं था। सभी एक समान नहीं थे, सभी को बराबर नहीं समझा जाता था। कुछ लोगों को विशेषाधिकार था, कुछ लोगों को जन्म से विशेषाधिकार था, कुछ लोगों को टैक्स वसूलने का अधिकार था। तो ये सामाजिक विभेद जो है ये भी यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के कारण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। मध्यम वर्ग कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा वर्ग बटा हुआ था ना, इसी में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, इन्हीं को हम मध्यम वर्ग कहते हैं। जिनको पढ़ना लिखना, कानून की जानकारी, अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना इत्यादियों की जानकारी था, इसी को हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तो ये तो हमारा सामाजिक कारण के रूप में जाना जाता है। अब हम राजनीतिक कारण को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति उस समय हुई थी। अयोग्य शासक जो था वो राजनीतिक कारण में आता है। मतलब जो वहां का राजा था, जो फ्रांस का राजा था, वो अयोग्य था, वो शासन करने लायक नहीं था। आप कह सकते हैं वो बेवकूफ था, गधा था वो। दूसरा है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि जो फ्रांस के लोगों को 3 अलग-अलग भागों में बांट दिया, जिसमें प्रथम स्टेट को क्या दे दिया, जन्म से विशेषाधिकार था टैक्स वसूल करने का। द्वितीय स्टेट के लोग, जिसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं, इसको भी टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त होता। इसी को तो हम टाइड और टाइल के नाम से जानते हैं। टाइड जो है वो पादरी के द्वारा वसूला जाता था, और टाइल जो है वो राजा के द्वारा वसूला जाता था। तो ये सब जो विशेषाधिकार थे इसके पास, ये भी मुख्य रूप से कारण माना जाता है फ्रांस के क्रांति का। और तत्कालीन कारण जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। पहला आता है सामाजिक कारण, दूसरा आता है राजनीतिक कारण, और तीसरा आता है तत्कालिक कारण। तो तत्कालीन मतलब एट ए टाइम ऐसा क्या हो गया उस समय के मौजूदा समय में कि वहां पे क्रांति हो गई, लड़ाई हो गई, लोग विद्रोह कर दिए। तो देखिए लुई 16 का जो नया कर लगाने का प्रस्ताव था ना, फिर से नए तरीके से जो ये टैक्स वसूलना चाहता था, ये टैक्स वसूलने के कारण ही लोग भड़क गए, जनता भड़क गया और वहां पे क्रांति होने लगी। लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है निर्वाह संकट क्या है। निर्वाह संकट से क्या समझते हैं, अधिकांश लोगों के मुख्य
खाद्य पाव रोटी। फ्रांस के अंदर आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों का जो मुख्य भोजन है वो पाव रोटी हुआ करता था, ब्रेड हुआ करता था। तो उसकी कीमत ना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। देखिए अधिकांश यहाँ पे निर्वाह संकट आपसे पूछा जा सकता है, वीवीआई पॉइंट है ये। निर्वाह संकट क्या है तो आप बताएंगे कि फ्रांस के क्रांति के दौरान वहां पे जो खाद्य सामग्री था, पाव रोटी, ब्रेड, उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई। अधिकतर जो कामगार, जो मतलब जो मजदूर लोग थे, वो कारखानों में मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर लोग, और उनका मालिक ही तय करता था कि उनको कितना पैसा देना है। वो जितना मेहनत करते थे ना, जितना काम करते थे, उनके काम के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। फलस्वरूप क्या हुआ इसके अगेंस्ट में कि अमीर गरीब की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। पैसे वाले लोग जो थे वो दिन प्रतिदिन अमीरों का खून चूसते थे, उनसे बेकार तरीके से काम करवाते थे, ज्यादा से ज्यादा काम करवाते थे, और बदले में उसको सही तरीके से मजदूरी भी नहीं देते थे। तो यही हमारा निर्वाह संकट था। अब हम बात करेंगे मध्य वर्ग के बारे में। तो अभी हमने मध्य वर्ग के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी किया था। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। एक नया सामाजिक समूह, जो पढ़ा लिखा समूह था, जिसके पास जानकारी थी, जो अच्छे बुरे का फैसला कर सकता था, उसका उदय हुआ, जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। उभरते हुए मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की शुरुआत की। विशेषाधिकार कहने का मतलब है, ये जो मध्य वर्ग के लोग थे, इन्होंने ही ऊपर के जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, जो जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था जन्म से, इसको खत्म करने के बारे में सोचा। मध्य वर्ग के लोगों ने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किया था। जो मध्य वर्ग के लोग थे, ये व्यापारी वर्ग के लोग थे और ये पैसे वाले थे। इन्होंने रेशमी वस्त्रों के उत्पादन, ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से संपत्ति अर्जित किया था, पैसे कमाए थे इन्होंने। अब हम बात करेंगे लुई सोल्वे के बारे में। आ गया इस चैप्टर का सबसे खतरनाक आदमी। इसी के कारण ये सारा ऐसा व्यवस्था हो गया था। लुई सोल्वे के बारे में बात करेंगे। 1774 ईस्वी की बात है कि लुई सोल्वा फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। 1774 ईस्वी में लुई सोल्वा जो था वो फ्रांस की गद्दी पे बैठा। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। बुर्बो राजवंश, बुर्बो एक वंश था, उसी के घराने से वे वहां का राजा बना। उसका विवाह जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। उसकी शादी जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जो फ्रांस के पड़ोसी मुल्क के रूप में जाना जाता है, उसी की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ। और जब राज्यारोहण हो रहा था, जब उसको राज का काम काज सौंपा गया था, उसने देखा कि भाई इसके तो अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं है। पूरा राज्य का जो राजकोष था वो खाली था, कंगाल हो चुका था। तो ये लुई सोल्वे के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है क्रांति की शुरुआत। ये भी एक वीवीआई पॉइंट है। क्रांति की शुरुआत जो है वो 14 जुलाई 1789 को वास्तिल के किले से हुआ था। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू किया गया इन घटनाओं ने उच्च वर्गों को झकझोर कर रख दिया। आम लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया और इसी क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता के विचारों को सामने रखा। वास्तिल के किले से सभी नागरिक जो थे वो नफरत किया करते थे, क्योंकि वास्तिल का किला जो था ना, वो सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट जो था, वहां का राजा जो था, वो वहां उसी किले के अंदर मासूम लोगों को बंद करके उन पर अत्याचार किया करता था। गुस्से में आए लोगों ने क्या किया, बास्तिल के किले को ही तोड़ दिया और राजनीतिक कैदी जितने भी उस किले के अंदर थे उनको रिहा करवा दिया था। तो यहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 की बात है। लोग वर्साय में एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। कब? 20 जून 1789 में वे लोग वर्साय के कहा हुए टेनिस कोर्ट, जहां पे टेनिस वगैरह खेला जाता है, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। वहां पे जब सारे लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोल्वे ने नेशनल असेंबली को मान्यता भी दे दिया। लुई सोल्वे को लग गया कि यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं वो काफी शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया और नेशनल असेंबली को मान्यता भी दे दिया। इसके अलावा 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों,
कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। कब? 4 अगस्त 1789 को रात में ही असेंबली ने, जिन्होंने टेनिस कोर्ट में खुद को जमा करके नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और लुई सोल्वे ने भी उसे मान्यता दे दी, उन्होंने क्या किया? 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों का जो टैक्स था, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया। उसने क्या दिया कि सब खत्म हो गया, न कोई टैक्स देगा, न कोई कर्तव्य है, न कोई सामंती व्यवस्था वाला काम होगा, न कोई जमींदार के अंदर काम करेगा। ये सभी चीजों को असेंबली ने समाप्त कर दिया। इसके अलावा 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पर, याद रखिएगा 1 नंबर का VVI पॉइंट रहेगा। कब? 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का नींव पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि जो नेशनल असेंबली था उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहता था। नेशनल असेंबली का प्राथमिक लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए प्रतिनिधित्व और समानता सुनिश्चित करना था। उसका कहना था कि फ्रांस के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। सभा के सदस्यों ने एक ऐसी सरकार स्थापित करने की मांग की जो केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के बजाय पूरे देशों के हितों की जरूरत का प्रतिबिंब करेगी। वहां पे सभा में जितने भी लोग मौजूद थे ना, उन्होंने कहा एक ऐसे सरकार का निर्माण करो जो इस देश के सभी नागरिकों को भला करे। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सन 1791 में क्या हुआ? जो कानून बनाने का अधिकार था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली को यह मान्यता मिल गया कि आप कानून को बनाए, संविधान को बनाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है नए संविधान के अनुसार जब नेशनल असेंबली को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया तो फिर नए संविधान के अनुसार क्या हुआ? मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। मतदान, वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था, सिर्फ सक्रिय नागरिक को था। और वे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुका सकते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला। महिला एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। महिला को अधिकार नहीं था वोट देने का। इसके अलावा जो और पुरुष बच गए थे जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी या फिर जो 3 दिनों के टैक्स के बराबर मजदूरी नहीं चुका सकते थे, वो उनको निष्क्रिय नागरिक के नाम से जाना जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब राजा की जो शक्ति थी वो अब राजा के पास नहीं था, उस पे विधायिका का पावर था, कार्यपालिका का पावर था और न्यायपालिका का पावर था। हम बात करेंगे राजनीतिक प्रतीकों के मायने। देखिए 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। 18वीं सदी की अगर बात कर ले तो उस समय ज्यादातर महिलाएं एवं पुरुष पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। आकृति और प्रतीकों का प्रयोग करने का मतलब है कि लोग पोस्टरों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से ही चीजों को समझ पाते थे। जिसमें पहला पॉइंट जो है वो है टूटी हुई जंजीर। तो टूटी हुई जंजीर का क्या मतलब था? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक था। टूटी हुई जंजीर का मतलब था कि दास अब आजाद हो चुके हैं। दूसरा था छड़ों का गट्ठर। तो इसमें बताया गया है अकेले छड़ों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को एकता में बल होता है, मतलब पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। इसे बल का प्रतीक बताया गया। इसी प्रकार फ्रांस के जो नागरिकों को बताया गया कि अगर हम एक साथ रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे तो हमारी ताकत असीम होगी, लेकिन अगर हम टूटने लगे, आपस में ही अगर हम एक दूसरे से बिखरने लगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। एकता बल का प्रतीक था। अगला पॉइंट है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख का क्या मतलब है? सर्वदर्शी मतलब चारों तरफ देखने वाला आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। त्रिभुज के अंदर एक आंख को चमकता हुआ दिखाना, इसका मतलब था कि वह व्यक्ति ज्ञानी है और जितने भी गलत चीजें होते हैं उसपे सही चीजों की जीत होती है। राजदंड का क्या मतलब था? शाही सत्ता का प्रतीक था राजदंड। राजदंड का मतलब था कि वो शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप का क्या मतलब है? समानता का प्रतीक, क्योंकि अंगूठी का कोई भी छोर नहीं होता, वो गोल होता है। तो अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप का मतलब है कि सभी को समानता का अधिकार मिला है, सभी को समानता का हक मिला है, सभी एक समान है।
आतंक राज को समझ लेते हैं, वीवीआई पॉइंट है ये आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को, समय को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोबोस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। आतंक का शासनकाल फ्रांसीसी क्रांति में लगभग 1 वर्ष की अवधि तक रहा। 1 साल तक के समय को हम आतंक का साल कहते हैं, जिसके दौरान पे क्रांति का विरोध करने वाले लगभग 30,000 लोगों को मार डाला गया। लगभग इसमें 30,000 लोगों को गुलेटीन कर दिया गया। रोबोस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। ये 30,000 लोगों को गुलेटीन किया गया किसके कहने पे? रोबोस्पियर के कहने पे। और रोबोस्पियर इतना सख्त हो गया कि उसके साथ रहने वाले खुद के लोग भी डरने लगे उससे। अंततः जुलाई में क्या हुआ? 1794 की बात है, न्यायालय द्वारा उसे भी दोषी ठहराया गया। किसे? रोबोस्पियर को। और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे क्या किया गया? गुलेटीन पे चढ़ा दिया गया। जिसने 30,000 लोगों को गुलेटीन किया, अंत में 1794 में न्यायालय ने उस रोबोस्पियर को भी गुलेटीन कर दिया, फांसी चढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे कि गुलेटीन क्या होता है। तो देखिए, गुलेटीन जो है वो 2 खंभों के बीच लटकते हुए आड़े वाली मशीन थी, जिस पर अपराधी का सर रखकर ऊपर से उस मशीन को छोड़ दिया जाता था और उसका सर कट के 2 भाग में बिखर जाता था। इस मशीन का नाम इसी मशीन को बनाने वाले डॉक्टर गुलेटीन के नाम पे पड़ा था, इसलिए इसे हम गुलेटीन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था। रोबोस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास चला गया। जब रोबोस्पियर को फांसी दे दी गई, उसके बाद फ्रांस का शासन जो है वो मध्य वर्ग के संपन्न, मध्य वर्ग में जो पूंजीपति लोग थे, उनके हाथों में चला गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस के शासन को देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और 1799 में डायरेक्टरी को ही खत्म कर दिया और 1804 में फिर से खुद को फ्रांस का राजा बना लिया। देखिए, यहाँ पे जो आपस में इनके टकराव होते रहते थे, इसी का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और 1799 में पूरे डायरेक्टरी को ही समाप्त कर दिया गया, जो मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में था। और इसके बाद 1804 में उसने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया और कहा कि अब मैं फिर से यहाँ का राजा हूं। चक्र जहां से चला था लुई 16 के साथ से, फिर चक्र वहीं आके राजा से शुरू हुआ था और राजा पे खत्म हो गया। बात करेंगे नेपोलियन के बारे में। तो 1804 में नेपोलियन ने खुद को क्या किया? फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, फ्रांस का राजा घोषित कर दिया गया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के जिन देशों को जीतता था, 1804 में ये खुद को राजा बनाया और उसके बाद युद्ध करके जिन देशों को जीतता था, वहां से राज्यों के लोगों को दूर रख के अपने परिवार के सदस्यों को वहां का राजा बना के उस जगह को सुरक्षित कर लिया करता था। अब हम बात करेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। महिलाओं को हम यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था फ्रांस के अंदर नई समाज को बनाने में। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करती थी। वो क्या क्या करती थी? वो सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। यह मौके केवल कुलीन की लड़कियों अथवा धनी परिवार के लड़कियों के पास था। फ्रांस में जो तीसरे वर्ग के लोग थे, इनके लड़कियों को पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं प्राप्त था। सिर्फ और सिर्फ बड़े जमींदार कुलीन वर्ग की लड़कियां ही पढ़ पाते थे। उनका यह प्रमुख मांग था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, कि मतलब महिलाएं भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगी, ये वहां की महिलाओं का मांग था। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए भारत में कई
पहले की गई है। महिलाओं को जीवन सुधारने के लिए भारत में कई तरह के सुधारों को लाया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है वो उल्लेख किए गए हैं। सबसे पहला है सामाजिक संबंधों की मजबूती। समाज में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे नियम लाए गए जिससे उनके समाज के जो संबंध होंगे वो मजबूत होंगे। नारी बंधन, नारी के लिए सम्मान और नारी की शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नारियों के साथ कई प्रकार के सुधारों को जोड़ा गया है। कानून में सुधार किया गया और नारी को अग्रसर होने का मौका प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई प्रकार की सरकारी योजनाएं भी लाई गई जो महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। साथ ही साथ अब हम दास प्रथा का उन्मूलन के बारे में बात कर लेते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। दासों को दासता से बचाने का एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें दासता को अवैध और अनैतिक माना गया। बताया गया कि दास प्रथा जो है वो सही नहीं है, वो अनैतिक है और धीरे धीरे फिर इसे समाप्त किया गया। विश्व भर में इस प्रथा के खिलाफ कई आंदोलन हुए और कई प्रकार के कानून बनाए गए। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति कैसी थी, वहां के लोग कैसे रहते थे। तो देखिए, फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष था। राजा का जो राजकोष था, जो धन दौलत था, वो बिल्कुल खराब था ही नहीं। जन्म के आधार पर वहां पे विशेषाधिकार था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को काफी सारे सुविधाओं का सुख भोगना उनके नसीब में लिखा हुआ था। जीविका संकट था, आम लोगों के लिए खाने पीने रोजगार की काफी समस्याएं थी। अगला पॉइंट है ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता का बढ़ता कर्ज का बोझ। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को जो सहायता दिया गया उससे इसका कर्ज बढ़ गया, इसको पैसे की कमी हो गई। तो ये सब ऐसी स्थिति है जो फ्रांस की क्रांति के समय वहां की स्थितियों के रूप में जाना जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 1774 में लुई 16वें ने फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वां जो था वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ 1774 में। इसके बाद बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वां ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। ये हमने चैप्टर में बात किया था। और नए करों को, मतलब नए तरीके से टैक्स वसूलने की मंजूरी के लिए उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसके अलावा 14 जुलाई 1789 को, मतलब भीड़ में जो बहुत क्रुद्ध भीड़ था, जो बहुत गुस्से में भीड़ था, उसने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और वहां पे जितने भी कैदी थे उनको रिहा करवा लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों को, जो भी टैक्स वसूले जाते थे, कर्तव्य और बंधन वाली सामंती व्यवस्था को खत्म करने का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए, यहाँ पे जैकोबिन क्लब की बात करूंगा तो बताना चाहूंगा कि वो जो विद्रोह चल रहा था ना फ्रांस में, उस समय स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था जिसे हम जैकोबिन क्लब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया और नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन नाम दिया गया। यहाँ पे ये पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को राजतंत्र घोषित किया गया था। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दिया गया था। खुद फ्रांस के राजा जो था लुई 16वां, उसे 21 जनवरी 1793 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 1793 से 1794 के दौरान रोबोस्पियर ने क्रूरता पूर्वक राज किया, इसीलिए इस समय को हम आतंक का काल भी कहते हैं। 30,000 लोगों को लगभग इसने गुलेटिन कर दिया था। 1794 में खुद रोबोस्पियर को भी गुलेटिन पे चढ़ाया गया। यहाँ का जो न्यायालय है इसे दोषी पाया गया और इसे भी फांसी पे चढ़ा दिया। रोबोस्पियर के पतन के बाद जो फ्रांस का शासन जो था वो मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई, डायरेक्टर नियुक्त किया, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बीच में ना अक्सर आपस में ही टकराव होते रहते थे विधान परिषद में। इसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। लेकिन 1804 के बाद अगर नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की बात करें तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी पराजय हुई और उसे
बंदी बना लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पूरे देश पे इसका प्रभाव डाला। 1848 में सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1946 में जाके मिला। फ्रांस में देखिए कब से 1700 से युद्ध चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन 1946 में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखने योग्य बातें हैं वो भी आप याद रखिए। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर। लगभग 60% जो जमीन था ना पूरे वहां का फ्रांस का, उस पे कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला जो टैक्स था उसे हम टाइद कहते हैं। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा अर्थात राजा द्वारा जो वसूले जाने वाला टैक्स था उसे हम टाइल कहते हैं। प्रथम 2 स्टेट जो थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले टैक्स में छूट था। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वसूले जाते थे। 1774 में लुई 16वां जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। वो फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। लुई 16वां जो था उसकी जो विवाह हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। जिस समय वो राजा बना तो उसका पूरा राजकोष ही खाली हुआ करता था। इस तरह से आपने देखा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। क्लास 9th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।